औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, पिछले 2 वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 के इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो फ़ौरन वो वीडियो लेक्चर्स देख लें ताकि चैप्टर आपका कंटिन्यूएशन में चलता रहे। आज इंशाअल्लाह हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे और साथ में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। लास्ट जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था वो बायोलॉजिकल मेथड्स ऑफ स्टडी था और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शॉर्ट नोट ऑन एंटीबायोटिक्स। एग्जाम में पूछा जाता है ये सवाल कि व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। हमें 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट लिखना होता है। आप देख रहे हैं कि शॉर्ट नोट किस तरह लिखना होगा, हेडिंग किस तरह आपको मेंटेन करनी है, ये तमाम का तमाम आपको इन वीडियोस में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स आर सब्सटेंसेस व्हिच इन लो कंसंट्रेशन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारी बॉडी में एंटर हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। ग्रोथ को रोकने के लिए जिस केमिकल सब्सटेंस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसे हम क्या नाम देते हैं, एंटीबायोटिक्स। कितना इस्तेमाल करना है सर, लो कंसंट्रेशन में। देखिए अब इस बात को समझिए कि आपका बॉडी वेट केजीज में होता है, लेकिन जब आप एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो वो मिलीग्राम या ग्राम्स में होते हैं, यानी उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम होती है। पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी सर? पहली एंटीबायोटिक जो बनी थी वो थी पेनिसिलिन। किस चीज़ से बनी थी सर? एक फंगस था, उसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, जिससे पहली एंटीबायोटिक मिली थी। कौन-कौन से साइंटिस्ट उसमें इन्वॉल्व थे सर? 3 साइंटिस्ट उसमें इन्वॉल्व थे, फ्लेमिंग, फ्लोरी एंड चेन। स्टूडेंट याद रहे आज हम इस चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे जो हमारी टेक्स्ट बुक के लास्ट में लिखे हुए होते हैं, तो एक रिकॉल भी हो जाएगा चैप्टर आज हमारा कि क्या-क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट थी। और इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, कब मिला था? 1945 में। नोबेल प्राइज़ साइंस की तरफ से दिया जाने वाला अवार्ड है, जो भी साइंटिस्ट ऐसी डिस्कवरीज़ करते हैं जो ह्यूमन्स को और मैनकाइंड के लिए बहुत ज़्यादा काबिल होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती हैं, तो उन्हें साइंस एक प्राइज़ देती है, उसे हम नाम देते हैं नोबेल प्राइज़। कौन-कौन सी बीमारियाँ हम इससे ठीक कर सकते हैं? सर बहुत खतरनाक बीमारियाँ थीं जैसे ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोक्सी, एंथ्रेक्स। हम क्या करते हैं, अब हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करके उन्हें बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन रेडियोथेरेपी। 1 मार्क्स के लिए बेटा डेफिनिशन आती है, सिर्फ इसीलिए हम डेफिनिशन इसकी यहाँ पर लिखते हैं। रेडियोथेरेपी में हम क्या कहते हैं? थेरेपी का मतलब होता है इलाज करना और रेडियो का मतलब होता है रेडिएशन, ठीक है? Radioactive rays such as X-rays, yet another achievement of biological research, has been used in medical science for the diagnosis and treatment of human disease. कभी किसी का एक्सीडेंट होता है, उसको ये खदशा है कि उसकी फ्रैक्चर हुई है बोन या नहीं, तो क्या करता है? एक्सरे करवाता है। तो हमने यहाँ पर क्या कह दिया, हम डायग्नोसिस का मतलब होता है बीमारी का पता लगाना और ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज करना। तो हम बीमारी का पता लगाने के लिए भी और उसका इलाज करने के लिए भी दोनों सूरतों में हम क्या करते हैं, दोनों सूरतों में हम रेज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ एक्स-रेज़ नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। लेकिन अब एक मसला ये है कि अगर हाई डोज़ में उसका इस्तेमाल किया हमने, तो वो हमारी बॉडी के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। तो एक ब्रांच हमने पढ़ी थी बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें इस बात को हम पढ़ते हैं कि कितने डोज़ में हमें ये इस्तेमाल करना होगा। Recent medical technology of treating cancer and tumors by radiotherapy has been successfully introduced, यानी कैंसर जैसी बीमारियां भी रेडियोथेरेपी के जरिए ठीक की जा रही हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है कीमोथेरेपी। थेरेपी का मतलब क्या बताया था हमने? इलाज। कीमो का मतलब क्या होगा? केमिकल। तो कीमोथेरेपी का मतलब क्या हो गया? केमिकल की मदद से इलाज करना। अगर लफ्ज़ों को तोड़कर आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो उसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा, और अगर मतलब समझ में आ जाता है हमें तो डेफिनेशन लिखना हमारे लिए निहायत ही आसान हो जाता है। नाउ कीमोथेरेपी इज डिफाइंड एज अ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज that with the help of certain chemical substance that previously uncured disease like cancer, AIDS, वो बीमारियां जो पहले इलाज नहीं मौजूद थे हमारे पास, लेकिन अब कीमोथेरेपी के जरिए हम उन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं जिनमें कैंसर, एड्स शामिल हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी में हमारे पास एक टेक्निक आती है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या है सर? हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी टेक्निक है जिसमें प्लांट्स को एक खास किस्म के सॉल्यूशन में ग्रो करवाया जाता है। वैसे हमने सुना है कि प्लांट्स को खेत में ग्रो करवाते हैं, जहाँ पर बहुत ज़रात मौजूद होते हैं, पानी दिया जाता है, लेकिन लैब में या बहुत कम जगह पर भी हम ये काम कर सकते हैं और इस टेक्निक को हम नाम देते हैं हाइड्रोपोनिक्स का। डेफिनिशन क्या है देखिए, इट इज़ द साइंस ऑफ ग्रोइंग टेरेस्ट्रियल प्लांट्स इन एन एरेटेड सॉल्यूशन। ये एरेटेड सॉल्यूशन क्या है सर? ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें तमाम के तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स न्यूट्रिएंट्स मौजूद होंगे। हम कहते हैं प्लांट को ग्रो करने के लिए
पोटेशियम चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, ज़मीन में मादनियात होने चाहिए, ये सब कुछ हम इस सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं और उसको नाम क्या दे देते हैं? एरेटेड सॉल्यूशन का। इट इज़ ऑल्सो नोन एज़ सॉइल लेस और वाटर कल्चर। वैसे हमने क्या सुना है, खेती-बाड़ी करने के लिए हमें ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हाइड्रोपोनिक्स में ज़मीन के बजाय पानी में हम ये काम करते हैं, तो हमने दूसरा नाम क्या दे दिया इसे? सॉइल लेस या फिर वाटर कल्चर। आइए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड अदर एसेंशियल प्लांट्स इज वन ऑफ द टेक्निक through which plantation in certain parts of the world has fulfilled the food requirement of the inhabitant. एक ही जगह पर, कम जगह पर आप बहुत ज्यादा चीजें उगा सकते हैं और दुनिया तक भेज सकते हैं। Hydroponics was developed to conduct experiments on the nutrient requirement of plants, especially the micronutrients. ये देखने की कोशिश की गई थी कि प्लांट्स को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है ग्रो करने के लिए, तो उन्हें लैब में ग्रो किया गया और जब एक मर्तबा ग्रो हो गए तो हमने कहा कि अब इस मेथड को हम और ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। अब सर फायदे क्या होते हैं इससे? अपने जहन में खेत लाइएगा एक बहुत बड़ा, और अब अपने जहन में एक 2 कमरे की लैब लाइएगा। सबसे ज़्यादा क्या-क्या मसाइल आ सकते हैं हमारे पास? नंबर 1, इट कंट्रोल वीड एंड सॉइल डिजीज़ प्रॉब्लम्स। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको पूरे खेत में से छोटे-छोटे कीड़े अगर मौजूद हैं तो उनको मारना है, और मैं आपको कहता हूँ 2 कमरे हैं उनमें छोटे-छोटे कीड़े मौजूद हैं और उनको मारना है, तो आपके ज़हन में फ़ौरन क्या जवाब आएगा? सर 2 कमरे वाला काम आसान है, खेत वाला काम मुश्किल है। तो हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स में हमें एक बड़ा फ़ायदा ये मिल गया कि हमें छोटे-छोटे जो कीड़े-मकोड़े थे, छोटे-छोटे जो मसाइल थे, उनसे हम ज़्यादा आसानी से निपट सकते हैं। अब कल्टीवेशन का एरिया कम हो गया, जितना एरिया कम होगा उतना अच्छे से आप उसको नज़र रख सकोगे। तो खेत तो बहुत बड़ा था, 2 लैब्स तो बहुत छोटी थी। Crops are successfully grown in arid part of the world to meet the food requirement of those areas. अब हम उन इलाकों में भी ये कर सकते हैं जहाँ पर पहले खेती-बाड़ी नहीं की जा सकती थी। एग्ज़ाम्पल्स में क्या आता है? टोमेटो क्रॉप बनाई जाती है मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों में, ग्रीन हाउस में हम टोमेटो क्रॉप्स को बना रहे होते हैं और हमें सारे मिनरल्स अब मालूम हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमें पूछा जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लोनिंग। अब क्लोनिंग क्या है? It is defined as the production of duplicate copies of genetic material, either cell or entire organism is called as cloning. ये एनिमल में भी की जा सकती है, प्लांट में भी की जा सकती है। मैं आपको इसे यूं समझाऊंगा कि एक फोटोकॉपी होती है और एक जीरोक्स कॉपी होती है। जैसे शनाख्ती कार्ड की अक्सर जीरोक्स कॉपी करवाई जाती है, जीरोक्स कॉपी में क्या होता है? एग्जैक्टली वैसा ही बन के आपके सामने आ जाता है। तो हम कहते हैं क्लोनिंग में भी एग्जैक्टली वैसा ही ऑर्गेनिज्म आपके सामने आएगा। आप एक सेल को भी क्लोन कर सकते हैं, आप पूरे ऑर्गेनिज्म को भी क्लोन कर सकते हैं। प्लांट्स क्लोन हो सकते हैं, एनिमल क्लोन हो सकते हैं, यानी अगर मैं अपनी क्लोनिंग करूंगा तो एक और साकिब कुरैशी तैयार हो जाएगा जिसके पास तमाम वो इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी जो मेरे पास मौजूद है, चूंकि वो मेरे ही जेनेटिक मटेरियल की कॉपी है। और कॉपी का मतलब क्या होता है? सारी चीजें वही मौजूद होंगी। द कॉपीज आर रेफर टू एज क्लोन। इन कॉपीज को हम क्या नाम देते हैं? क्लोन का नाम देते हैं। सम एग्जांपल्स आर आइडेंटिकल ट्विन्स और ट्रिपलेट्स इन ह्यूमन, asexual reproduction in plants, regeneration, डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर्स एंड कैंसर्स, ये सब कुछ इसकी एग्जांपल्स आती हैं। आइडेंटिकल ट्विन्स का बनना, 2 तरह के ट्विन्स होते हैं, एक कहलाता है आइडेंटिकल ट्विन्स, एक कहलाता है डायजाइगोटिक ट्विन्स। कभी ऐसा होता है ना, कहते हैं ट्विन्स पैदा हुए हैं, आप देखते हैं तो वो अलग अलग होते हैं शक्ल में, और कभी शक्ल में सेम होते हैं। तो शक्ल सेम है अगर तो वो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, और अगर शक्ल मुख्तलिफ है तो वो डायजाइगोटिक ट्विन्स हैं, 2 जाइगोट से बने हुए हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है प्लांट में, ये इसकी एग्जांपल्स में आता है। रीजनरेशन, रीजनरेशन का मतलब होता है किसी पार्ट को दोबारा बॉडी के जनरेट करना, वो क्लोन में हम उसको लेकर आते हैं। ट्यूमर्स एंड कैंसर्स को हम क्लोन में लेकर आते हैं। आर्टिफिशियल क्लोनिंग को हम कैसे डिफाइन, ये सब कुछ शॉर्ट नोट का पार्ट बनेगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इन पॉइंट्स को वीडियो पॉज करके नोट भी कर रहे हैं अपने पास। आर्टिफिशियल क्लोनिंग हैज बीन a focus of attention in biological science. The possibility that people might be cloned from the cells of single adult human being had long been under study. Biologists have successfully cloned lower mammals. अब तक जो क्लोनिंग हुई है वो लोअर मैमल्स की हुई है, हायर मैमल्स पे हमने क्लोन अब तक नहीं किया। उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहला जो क्लोन था, इट वाज इन 1997। ये क्लोन था एक शीप का, डॉली नाम दिया गया था उसे। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है हमसे, तो एयर हमें ज़रूर पता हो। इसके बाद साइंटिस्ट का कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि हम ह्यूमंस को भी क्लोन कर सकते हैं। इस वक्त हम लिवर के सेल्स, स्किन के सेल्स, ब्लड के सेल्स, इनको हम क्लोन कर रहे होते हैं लैब्स में आर्टिफिशियल क्लोनिंग के ज़रिए। तो इससे हमें बहुत सारी ट्रीटमेंट टेक्निक्स में इजाफा मिल जाता है। फायदा क्या होता है सर? देयर आर एनॉर्मस एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल क्लोनिंग इन एरियाज सच एज एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन। हम मेडिसिन हासिल करने के लिए क्लोनिंग कर सकते हैं।
वेजिटेटिव प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकती है अगर हम क्लोनिंग कर रहे होंगे। बीमारियों का इलाज ढूंढा जा रहा है क्लोन करके, सेल्स को क्लोन करके हम बीमारियों के इलाज की तरफ पहुंच रहे हैं। बहुत सारे हार्मोन्स हम जनरेट कर रहे हैं, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन्स, इंटरफेरॉन, एंटी थ्रोम्बिन, ये सब कुछ हम हासिल कर रहे हैं। नुकसान क्या होगा क्लोनिंग का हमारे पास सर? नुकसान ये होगा क्लोनिंग का कि आइडेंटिफिकेशन खत्म हो जाती है लोगों की। अगर आपके सामने 8 साकिब कुरैशी घूम रहे होंगे तो आपके लिए जानना बहुत मुश्किल है कि ओरिजिनल वाला कौन सा है। और जब हम क्लोन करते हैं तो कभी कभार कुछ कैरेक्टर्स चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं और कुछ नेगेटिव कैरेक्टर्स जनरेट होते हैं जो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं। इसीलिए ह्यूमंस की क्लोनिंग पे इस वक्त बैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम आते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वैक्सीनेशन। व्हाट इज वैक्सीनेशन? सर वैक्सीनेशन इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन टू हेल्प द इम्यून सिस्टम डेवलप प्रोटेक्शन फ्रॉम अ डिजीज। बीमारी से बचने के लिए जो आपको दी जाती है वो वैक्सीन कहलाती है। बचपन में पोलियो की वैक्सीन मिली होगी ना आप लोगों को। तो अब कुछ बच्चे सवाल करते हैं सर वैक्सीनेशन और मेडिसिन में क्या फ़र्क है? तो सिंपल जवाब होगा, बीमारी से पहले जो दी जाएगी वो वैक्सीनेशन है और बीमारी के बाद जो दी जाती है वो मेडिसिन है। हम बीमार होने से पहले वैक्सीन देते हैं, पोलियो की वैक्सीन उस वक़्त मिलती है हमें जब हमें पोलियो नहीं होता। अच्छा, अब वैक्सीन क्या होता है सर? वैक्सीन कंटेन अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरस जो बहुत ज़्यादा वीक होता है या डीएक्टिवेटेड होता है, उसको हम बॉडी में एंटर करते हैं ताकि हमारी बॉडी उसके खिलाफ इम्यूनिटी को डेवलप कर सके। स्टूडेंट्स, इन्वेंशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली वैक्सीन 1796 में एडवर्ड जेनर ने बनाई थी एंड इट वाज अ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। ही वाज द फर्स्ट टू पब्लिश एविडेंस दैट इट वाज इफेक्टिव एंड टू प्रोवाइड एडवाइस ऑन इट्स प्रोडक्शन। इनके इस एक्सपेरिमेंट के बाद और मिकदार में भी ये बनाई गई। फिर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड? यानी बायोलॉजी ने इंसानियत के लिए क्या किया? तो हम यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स में लिखते हैं कि बायोलॉजी ने मैनकाइंड के लिए क्या किया। एज अ फील्ड ऑफ साइंस, बायोलॉजी हेल्प अस अंडरस्टैंड द लिविंग वर्ल्ड एंड द वे इट्स मैनी स्पीशीज, जिनमें इंसान भी शामिल हैं, फंक्शन, इवॉल्व एंड इंटरैक्ट। बायोलॉजी ने हमें लोगों के बारे में बताया, जानदारों के बारे में बताया। Advancement in the medicine, agriculture, biotechnology, and many other areas of biology, we brought improvements in the quality of life. मेडिसिन आना स्टार्ट हुई, टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ी, अल्ट्रासाउंड मशीन आई, ब्लड प्रेशर के नए ऑपरेटर्स आए, शुगर की नई मशीन्स आई जिन्होंने ह्यूमन लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान किया। फील्ड सच एज जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन गिव इंसाइट इनटू द पास्ट एंड कैन हेल्प shape the future, and research in ecology and conservation inform how we can protect this planet from the precious biodiversity। हमें पॉल्यूशन के बारे में बताया, जितनी भी इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं वो सब पॉल्यूशन कर रही हैं। बायोलॉजी हमें सेव करता है पॉल्यूशन से कि हम पॉल्यूशन से किस तरह लड़ सकते हैं, पॉल्यूशन किस तरह ख़त्म करेंगे, तो बायोलॉजी ने हमें बहुत हेल्प किया। अब बेटे जब ये चैप्टर कंप्लीट होता है तो हमारी टेक्स्ट बुक में हम देखते हैं कि कुछ एमसीक्यूज मौजूद हैं, तो आइए इन एमसीक्यूज को हम सॉल्व करते हैं। ये टेस्ट की तरह हो जाएगा, आप भी रिकॉल करेंगे अपनी कॉपीज में, आप नोट कर लें। एंड में आपका स्कोर आपके सामने होगा जब मैं आपको आंसर बताऊंगा। एंड ऑटोट्रॉफ में बी प्लेस इन द फॉलोइंग ग्रुप एक्सेप्ट, इनमें से किस में ऑटोट्रॉफ रख सकते हैं सिवाय। अब जब हमने किंगडम पढ़े थे तो उस वक्त हमने पढ़ा था कि सर ये जो फंजाई है ये नॉन क्लोरोफिलस होता है, मोनरा में भी क्लोरोफिल मौजूद है, प्रोटोक्टिस्टा में भी मौजूद है और प्लांटी में भी मौजूद है। तो वन का आंसर क्या आ गया हमारे पास? सी। मलेरिया इज कॉज बाय, सर बायोलॉजिकल मेथड्स ऑफ स्टडी पढ़ते हुए हमने पढ़ा था कि मलेरिया इज कॉज बाय प्लाज्मोडियम, तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल क्लोनिंग एक्सेप्ट, हमने अभी क्लोनिंग के एग्जांपल्स में पढ़ा ना, ट्यूमर, आइडेंटिकल ट्विंस, रीजनरेशन, ये सब क्या है? ये सब हमारे पास क्लोनिंग की एग्जांपल्स हैं, जबकि डाइजाइगोटिक ट्विंस हमारे पास क्लोनिंग की एग्जांपल नहीं है। पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट के नाम पढ़े थे हमने, फ्लेमिंग, फ्लोरी एंड चेन, जिसमें से हमारे पास फ्लेमिंग इसका सही जवाब हुआ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर स्टडीड अंडर द डिसिप्लिन, कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को? आप सब कह रहे हैं सर माइक्रोबायोलॉजी में हम पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। हाइड्रोपोनिक्स इज द साइंस ऑफ ग्रोइंग टेरेस्ट्रियल प्लांट्स इन लैब, डेजर्ट, लेक या एरेटेड सॉल्यूशन। तो अब आपको याद है सर हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स एरेटेड सॉल्यूशन में होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ओवर पॉपुलेशन हैज इंक्रीज, क्या चीज बढ़ा दी है? अभी लेक्चर में हम समझ रहे थे कि सर इससे पॉल्यूशन इंक्रीज हो गया और फिर साइंस हमें इस पॉल्यूशन को डिक्रीज करने के तरीके भी बताती है। डिफरेंट कम्युनिटीज ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म, जब लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कल पढ़ा था हमने, तो हमने पढ़ा था इकोसिस्टम बनता है इससे। लाइफ एमर्जेस एट द लेवल ऑफ, अब कुछ बच्चे इसमें समझ रहे होंगे कि हमारे पास सेल इसका जवाब होना चाहिए, लेकिन हम पढ़ चुके हैं बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कि हमारे पास सेल से पहले भी जो स्मॉल पार्टिकल मौजूद है दैट इज एटम।
लास्ट है हमारे पास क्रॉप रोटेशन इज वन ऑफ द इफेक्टिव मेथड टू एरिडिकेट, क्या हटा सकते हैं सर हम इससे डिजीजेस को कंट्रोल कर सकते हैं क्रॉप रोटेशन के जरिए। तो ये हमारे पास 10 के 10 एमसीक्यूज के आंसर हो गए। आप अपने आंसर्स को चेक भी कर सकते हैं और साथ में अपना स्कोर भी ले सकते हैं। फिर बेटा ये क्वेश्चंस हैं जो हमारी बुक के बैक पर लिखे होते हैं एक्सरसाइज में। एक्सप्लेन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, हम ये सवाल कर चुके हैं, नोट्स हमारे पास मौजूद हैं। हाउ एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन कंट्रीब्यूट्स टू हेल्थ, दोनों कंबाइन मिलाकर आपको लिखना है, एंटीबायोटिक और वैक्सीन तो आपके बाद डिटेल बन जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी, सर हमने डिफाइन कर दिया है रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी को। राइट एन ऐसे ऑन एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, सर हमने शॉर्ट नोट में इसे भी अपने पास नोट कर लिया है। शॉर्ट आंसर्स हमारे पास क्या है, व्हाट इज बायोलॉजिकल मेथड, सर हम कंप्लीट कर चुके हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइड्रोपोनिक्स, ये हमने कंप्लीट कर लिया। व्हाट इज फाइव किंगडम सिस्टम, ये लिख चुके बेटे हम। व्हाट इज एंटीबायोटिक, ये लिख दिया हमने। और हमारे पास डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी, इन तीनों को भी हमने स्टार्टिंग लेक्चर्स में कंप्लीट किया था। तो यहाँ के स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होने के बाद 3 लेक्चर्स में चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। आप में से वो स्टूडेंट्स जो इन तीनों में प्रेजेंट थे उनको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे इस कंप्लीट चैप्टर के पीडीएफ फॉर्म में। आपको अपने कॉपी जब आप कंप्लीट कर लेंगे आज के लेक्चर के बाद, तो उसके स्क्रीनशॉट्स आप मुझे 033322433031 पर भेजेंगे और उसके अगेंस्ट में मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करूंगा। इसी तरह चैप्टर वाइज सारे नोट्स भी आप लोगों के पास आते रहेंगे और घर बैठे आप बड़ी आसानी के साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।